जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो डायरेक्टर है रोशन आनंद सर और बिट्टू झा सर, इनके द्वारा जो यहाँ पे डेली टेस्ट विद डिस्कशन कराया जा रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिए हैं। तो आप सभी दोस्तों को यह जो है टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी दोस्तों के लिए ये हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीके जीएस विद विकास यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी दोस्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट में यह टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे दिया जा रहा है और इसका डिस्कशन कराया जा रहा है, जो वहाँ पे सर के द्वारा जो क्लास में डिस्कशन कराया जाता है, हूबहू वही डिस्कशन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी दोस्तों को कराया जाएगा। और यहाँ पे हम देखेंगे तो आज हमारा जो यहाँ पे जो 50 प्रश्न हम लोग इसमें है टेस्ट का साइंस और टेक्नोलॉजी से जो प्रश्न बन सकते हैं, जो यहाँ पे बिट्टू झा सर के द्वारा जो तैयार किया गया है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को यह प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यह जो टेस्ट है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं और ऑनलाइन देना चाहते हैं तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऐप है इसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से यह आप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहाँ से आप देना चालू कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग यह टेस्ट देखेंगे जो यहाँ पे साइंस का पहला टेस्ट है, और यह जो है 5 सितंबर को यह वहाँ पे संस्थान में कराया गया था और इसमें टोटल 50 प्रश्न है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें। तो चलिए हम इस सेट का यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम यहाँ पे जूम करते हैं और पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं एम्फीबिया यानी उभयचर वर्ग की नहीं है। तो कौन सी जो विशेषता है यह एम्फीबिया या उभयचर वर्ग की नहीं है। तो सबसे पहले उभयचर वर्ग में मेढक आता है, मेढक के बाद टोड आता है, टोड के बाद सालामेंडर आता है और इक्थियोफिश आता है। ये जो आते हैं एम्फीबिया वर्ग के हैं। और इसमें जो है ये जो जीव है, इस वर्ग के जो जीव होते हैं ये जल और स्थल दोनों पर निवास करने में सक्षम होते हैं, जो कि ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा है यहाँ पे यह अनियत तापी या शीत रक्तीय जंतु हैं, जो कि ये भी सही है। ये जो है कोल्ड ब्लडेड यह एनिमल होते हैं और उनकी त्वचा पर ग्रंथि नहीं होती है, जिसके कारण त्वचा शुष्क या ड्राई होती है। यह जो है बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पे एम्फीबिया वर्ग के जो जंतु होते हैं उनकी त्वचा पर ग्रंथि होती है और वह शुष्क त्वचा नहीं होती है, वह चिपचिपा त्वचा होता है। यह जो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पे इसमें श्वसन त्वचा गिल्स फेफड़ों के द्वारा होता है। तो जो इनका जो श्वसन होता है, त्वचा जो होता है यह निष्क्रिय अवस्था में मिट्टी के अंदर होता है, और गिल्स के द्वारा यह जो है गिल्स के द्वारा कब लेते हैं, तो ये जो गिल्स के द्वारा ये जो लेते हैं यह जल में ये लेते हैं गिल्स के द्वारा श्वसन, और फेफड़ों के द्वारा यह जब स्थल पर रहते हैं तो ये फेफड़ों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो इस प्रकार जो है इसमें बोला गया है कौन यहाँ पे सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी जो त्वचा है वह ग्रंथि नहीं होती है। ये जो कथन है ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों के निवारण हेतु उपयोग में लाया जाता है। ये कौन सी विधि है, तो यह जो विधि है हॉल की शुष्क विधि है, बायर की आर्द्र विधि है और सरपेक की विधि है। ये जो तीनों विधियां हैं यह यहाँ पे बॉक्साइट अयस्क से अशुद्धियों को निष्कर्षण करने में उपयोग होता है। जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम बॉक्साइट का जो रासायनिक नाम होता है यह क्या होता है, तो यह होता है हाइड्रेटेड। इसका रासायनिक नाम जो होता है यह होता है हाइड्रेटेड यहाँ पे हाइड्रेटेड एल्यूमिना। इसका जो यहाँ पे बॉक्साइट अयस्क जो है यह एल्युमिनियम का अयस्क है। और जो यहाँ पे बॉक्साइट में जो यहाँ पे अशुद्धि के तौर पर पाया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और लोहे के ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं। इन्हीं अशुद्धि को दूर करने के लिए यहाँ पे हॉल की शुष्क विधि, बायर की आर्द्र विधि और सरपेक की विधि का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है एक लड़की झूले पर खड़े होकर झूल रही है, यदि वह बैठ जाए तो झूलने का दोलन काल क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि दोलन काल। तो जो यहाँ पे झूले की जो गति होती है यह सरल आवर्त गति होती है, और जो सरल आवर्त गति है यह किस प्रकार का होता है, तो जो सरल आवर्त गति है यह यहाँ पे
यहाँ पे फिगर में हम लोग देखते हैं तो जो सरल आवर्त गति है यहाँ से यहाँ, फिर मध्य स्थिति से अंतिम बिंदु से फिर यहाँ पे शुरुआती बिंदु। तो जो दोलन काल होता है यह मध्य स्थिति से अंतिम बिंदु और फिर अंतिम बिंदु से शुरुआती बिंदु और फिर शुरुआती बिंदु से मध्य स्थिति पर यह जब आता है तो इसी को एक दोलन कहा जाता है। इतना जो दोलन किया जाता है तो इसको हम लोग एक दोलन कहते हैं। और इसमें जितना समय लगता है, उसी को हम लोग दोलन काल कहते हैं। तो जो यहाँ पे दोलन काल है इसके बारे में अपने देखा, तो यहाँ पे दिया गया प्रश्न की झूलने की गति का दोलन काल क्या होगा। तो यहाँ पे जो एक फॉर्मूला होता है कि आवर्त काल बराबर होता है 2 पाई इंटू रूट अंडर L/G। यहाँ पे इससे क्या निकलता है, तो इससे निकलता है कि जो t है, जो आवर्त काल है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, तो लंबाई के। अगर लंबाई बढ़ेगा तो इसका आवर्त काल भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्त काल भी घटेगा। तो यहाँ पे इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, अगर झूल रही है तो खड़ी है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र है यह जो इसका लंबाई है वह कम है, अगर वह बैठ जाती है तो लंबाई इसका अधिक हो जाता है, तो इसलिए इसका जो दोलन काल है यह बढ़ जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि जब वृक्क यानी किडनी में अघुलनशील लवण जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल जमा होने लगता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं। तो जब वृक्क यानी किडनी में अघुलनशील जो लवण है, जो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो क्रिस्टल है यह जमा होने लगता है, तो इस अवस्था को आम बोलचाल की यानी साधारण भाषा में हम लोग इसे पथरी कहते हैं। लेकिन इसको बताना है कि विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, तो विज्ञान की भाषा में इसे रीनल केल्काई कहा जाता है, रीनल केल्काई। और यहाँ पे जो यूरेमिया है इसे क्या कहा जाता है, तो जो यहाँ पे यूरेनिया जो दिया गया है यह होता है जो यूरेमिया है, यह जो है मूत्र के माध्यम से जो है यह रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ना ही यूरेमिया कहलाता है। और इससे क्या होता है, तो इससे जो है किडनी खराब हो जाता है। और यहाँ पे ग्लाइकोसूरिया है, जो ग्लाइकोसूरिया है मूत्र के माध्यम से ग्लूकोज का उत्सर्जन होने लगता है, इसी को ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। और यह जो है इसके माध्यम से जो है डायबिटीज मिलिटस जो रोग है यह होता है। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला यहाँ पे नमी, वायु या रसायन द्वारा धातुओं के सतहों पर रासायनिक प्रभाव को संक्षारण कहा जाता है। जो नमी है, वायु है या रसायन द्वारा धातुओं की जो सतह पर केमिकल रिएक्शन होता है उसी को संक्षारण कहते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा है धातुओं के संक्षारण लाभप्रद तथा हानिकारक दोनों होता है, ये भी यहाँ पे कथन सही है। देखिए जैसे लोहे का जंग लगना यह हानिकारक है धातुओं के संक्षारण में, और एल्युमिनियम पर जंग लगना जो है यह लाभप्रद है संक्षारण में, क्योंकि जब एल्युमिनियम की जो सबसे बाहरी परत है उस पर जब जंग लगता है तो जिसका अंदर का जो परत होता है वह बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। इसीलिए जो विद्युत के तार होते हैं यह एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं। इस प्रकार जो है इसका दोनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ भौतिक राशि है और एक तरफ मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जो कि बिल्कुल सही है। विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है, बिल्कुल सही है। विद्युत विभव का मात्रक जो है फैराड नहीं होता है। जहाँ पे विद्युत विभव का जो मात्रक है यह वोल्ट होता है, यह जो होता है वोल्ट होता है। और जो फैराड है यह विद्युत धारिता का यह मात्रक होता है, यह जो है विद्युत धारिता का मात्रक होता है। जो फैराड है यह विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। और विद्युत आवेश का जो मात्रक है कूलम्ब होता है, जो कि ये सही है। तो यहाँ पे गलत सुमेलित है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यकृत यानी लीवर के यकृत के बारे में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। तो जो यहाँ पे दिया गया यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी यह ग्रंथि है, बाह्यस्रावी यह ग्रंथि है, जो है यह बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि हम उसको कहते हैं जिसमें
अंतःस्रावी जो ग्रंथि है हम उसको कहते हैं जिसमें नली नहीं होती है। जिसमें नली नहीं होती है उसको हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं और इससे हार्मोन का निर्माण होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का यहाँ पे निर्माण होता है और बाह्यस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जिसमें नली होती है। तो हमारा जो यकृत है इसमें नली युक्त होता है, इसलिए जो यकृत है मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है इससे एंजाइम का निर्माण होता है, एंजाइम का। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो अगला इसमें जो है कथन है, इसको हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे जो कथन है, अगला जो यहाँ पे कथन दिया गया है इसमें है यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो कि बिल्कुल सही है। यकृत पित्त का निर्माण कर उसे संग्रहित करता है, संग्रहित रखता है, ये बिल्कुल यहाँ पे ये भी गलत है। यानी इसमें दो कथन गलत दिया गया है। जो यकृत है इससे पित्त का तो निर्माण होता है लेकिन उसका जो संग्रहण है यह यहाँ पे नहीं होता है। जो इसका संग्रहण है यह पित्ताशय में होता है, यानी गॉल ब्लाडर में, यानी पित्ताशय में इसका संग्रहण होता है। पित्ताशय में इसका संग्रहित होता है, यह जो है पित्ताशय में संग्रहित होता है। तो ये भी यहाँ पे गलत है। यकृत कोशिकाओं में लाइसोसोम की अधिकता होती है, जो कि बिल्कुल ये सही है। तो इसमें जो है ए और सी, इसका हो जाएगा राइट आंसर ए एंड सी। ये जो है दोनों इसमें कथन जो दिया गया है यह गलत दिया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा एक और ए और सी। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे प्रश्न है 8 नंबर दिया गया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे एंटासिड का रासायनिक सूत्र। तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका रासायनिक सूत्र होता है MgOH के होल ट्वाइस, MgOH के होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 1.2 × 10⁻³ AMU कार्बन में कार्बन के कितने परमाणु है। तो इसमें जो है एक ग्राम एक कार्बन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, तो यह होता है 12 AMU होता है। 12 AMU होता है। एक कार्बन का परमाणु यहाँ पे द्रव्यमान। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 1.2 का पूछ रहा है, तो 1.2 × 10⁻³ करेंगे तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो 0 नीचे आएगा, तो 12 से 12 कट जाएगा। तो यहाँ से 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा 10⁻²। इसका हो जाएगा 100, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 परमाणु होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, ये भी एक न्यूमेरिकल से संबंधित प्रश्न है। दिया गया है कि कोई वस्तु विराम की स्थिति से 0.5 मीटर/सेकंड² के एक समान त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलने के बाद उसका वेग क्या होगा। तो सबसे पहले जब विराम की स्थिति में होता है तो जो प्रारंभिक वेग है u का मान जो होता है वह 0 होता है और यहाँ पे त्वरण का मान यहाँ पे दिया गया है 0.5 दिया गया है त्वरण का मान। और यहाँ पे जो है इसका जो डिस्टेंस है इसको दिया गया है यहाँ पे 250 मीटर। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है उसका अंतिम वेग, जो उसका है क्या निकालना है, तो उसका हमको अंतिम वेग निकालना है। तो हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो इसमें हम लोग लगाएंगे v² = u² + 2as। इस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे तो v का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v² बराबर हो जाएगा हमको यहाँ पे u का मान 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुने यहाँ पे जो a का मान है वो 0.5 है और यहाँ पे जो डिस्टेंस है यह कितना है, तो यह 250 मीटर है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आपका 250 और यहाँ पे v² का जो मान है यह आ गया 250। तो यहाँ पे v का मान हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा √250। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लगभग में इसका जो मान है यह 250 का अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पे 15। 225 का होता है 15 का स्क्वायर। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया है 15.8 मीटर/सेकेंड। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 15.8 मीटर/सेकेंड। आई होप कि आप लोग इस प्रश्न को समझे होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो कौन जो है प्राथमिक प्रदूषक की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो जो प्रदूषक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक प्रदूषक हम उसे कहते हैं जो
प्राथमिक प्रदूषक हम उसे कहते हैं जो यहाँ पे जिस रूप में उत्पन्न होते हैं उसी रूप में प्रदूषण करते हैं, उसी को प्राथमिक करते हैं प्राथमिक प्रदूषक। और द्वितीयक प्रदूषण, जिस रूप में ये उत्पन्न होते हैं उस रूप में यह प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, इसी को हम लोग द्वितीयक कहते हैं। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह प्राथमिक है, डीडीटी भी प्राथमिक है और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी प्राथमिक है। और यहाँ पे जो द्वितीयक है यह हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो है यहाँ पे द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसमें हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि 19.6 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को छोड़ा जाता है, पृथ्वी पर पहुंचने से ठीक पहले इसका वेग क्या होगा। तो अगर यहाँ पे गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु को गिराया जाता है तो उसमें जो प्रारंभिक वेग होता है उसका मान होता है 0 मीटर, 0 हो जाएगा इसका। और यहाँ पे जो है यहाँ पे जी का मान यहाँ पे होगा कितना, तो इस जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे जो इसका डिस्टेंस है यह कितना दिया गया है, तो इसका जो ऊंचाई है यानी हाइट है कितना है यह, तो जिसका हाइट दिया गया है यह 19.6 मीटर पर सेकेंड या यहाँ पे 19.6 मीटर दिया गया है हाइट। तो इसमें हम लोग किस फार्मूला का यूज करेंगे, तो गुरुत्व के अधीन जो वस्तु गिरती है उसमें जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं यह हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में हम लोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा v² बराबर क्या होता है, तो u² प्लस 2gs, इस फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे। तो v का मान हमको निकालना है, तो v² यहाँ पे 0, u का मान 0 है तो 0 का 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 गुने g का मान हो जाएगा 9.8 और यहाँ पे s का मान कितना दिया गया, तो 19.6 दिया गया, यहाँ पे 19.6 दिया गया है। तो इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर कितना आएगा, तो v का मान आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा 19.6 गुने 19.6। इस प्रकार जो है v का मान यहाँ पे निकल जाएगा कितना, तो v का मान आ जाएगा 19.6 मीटर। इस प्रकार जो है इसका अंतिम वेग हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 13 नंबर। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सी एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है। तो कौन जो है एक गाय की उन्नत नस्ल नहीं है, तो यह जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरती। जो सुरती है यह भैंस की उन्नत नस्ल है। और यहाँ पे करण स्विस है जो गाय की है, करण फ्राइस है जो गाय के है, और फ्रासीवाल जो है फ्रिजवाल जो है यह भी गाय की उन्नत नस्ल है। तो इस प्रकार जो है सुरती है जो यह भैंस की नस्ल है। और भैंस की जो नस्ल है इसमें है कौन कौन सी भैंस की नस्ल है, तो यहाँ पे जफराबादी है, नागपुरी है, मेहसाना है और मुर्रा है। यहाँ पे सुरती है, जफराबादी है, मेहसाना है और नागपुरी जो है यह भैंस की उन्नत नस्ल है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। दिया गया है कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। यह जो प्रक्रिया है यह स्मेल्टिंग कहलाता है, स्मेल्टिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 15 नंबर। 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से किसी पत्थर को सीधे ऊपर फेंकने पर पत्थर किस महत्तम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे जो यह है दिया गया है, यहाँ पे जो इसका प्रारंभिक वेग दिया गया है यू का मान यहाँ पे 126 किलोमीटर पर आवर, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 18 सत्ते 2600। यहाँ पे आ जाएगा यह 35 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा इसका यहाँ पे प्रारंभिक वेग। अब हम लोग यहाँ पे जो फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे महत्तम ऊंचाई, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यह निकालना है हाइट, तो यह हो जाएगा कितना, h बराबर होता है u² / 2g। यह जो होता है यहाँ पे हम लोग रखेंगे मान, g का मान यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है प्रश्न में। तो u का मान हो जाएगा 35 गुने 35 2 गुने 10। यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 5 7 35, 5 दूनी 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 5 35, 7 का 21 और 3 24, 245/4। यहाँ पे भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 61.25 आ जाएगा। तो यह जो है इतना मीटर की हाइट यह प्राप्त करेगा। इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 61.25 मीटर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 16 नंबर। बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन है। तो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित जो सूक्ष्म जीव है यह जीवाणु है। और जो बीटी कपास है यह जो है क्या है, तो यह जो है बीटी कपास में जो है
क्या होता है, तो बीटी कपास में जो है यहाँ पे यह जेनेटिक मॉडिफाइड बीज है जो यहाँ पे डीएनए में हेर फेर करके इसका निर्माण किया जाता है। जो है इसकी जो कपास की जो बीटी कपास की जो 3 यहाँ पे किस्म है, यह है यहाँ पे क्या मैक 162 है, मैक 162, मैक यहाँ पे 184 है और एक है मैक 82। यह जो है 3 यहाँ पे बीटी कपास की किस्में हैं, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे जो बीज एक्ट है, जो यहाँ पे बीज एक्ट आया था, यह 1966 में बीज एक्ट आया था। इसको भी आप लोग बीज जो अधिनियम है यह 1966 का अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे हम प्रश्न देखते हैं 17 नंबर। तो यहाँ पे 17 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन वैसे श्रेणी के रोग हैं जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। तो यह जो होते हैं, जो वायरस से होने वाले जो रोग होते हैं, वे यहाँ पे लक्षण देखकर ही ठीक किए जाते हैं, वह मूल रूप से सही नहीं होते हैं। और ये जो है दवा के माध्यम से बिल्कुल भी यह ठीक नहीं होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे वायरस के द्वारा जो रोग होते हैं, इनके लिए टीका यहाँ पे कारगर साबित होता है। इस प्रकार जो इसमें रोग है, जो वायरस से होने वाला रोग है, उसी को यहाँ पे केवल लक्षण देखकर ही ठीक किया जाता है, लेकिन वह मूल रूप से ठीक नहीं होते हैं। इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जो इन्फ्लुएंजा है, यह वायरस से होने वाला रोग है। यही जो है यहाँ पे जो है औषधि से केवल रोग को लक्षण ठीक होते हैं, लेकिन इसका जो है मूल रोग ठीक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर, दिए गया है निम्नलिखित में किस विधि द्वारा जल की अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर हो जाती हैं। तो यह जो विधि है यह परम्यूटेड विधि है, परम्यूटेड विधि। और यहाँ पे जो जल की जो कठोरता है यह 2 प्रकार की होती है, एक अस्थायी और एक अस्थायी। जो यहाँ पे अस्थायी कठोरता है, इसे जो है जल की अस्थायी जो कठोरता है, इसको क्लार्क विधि और इसको जल को उबाल कर इसे समाप्त की जाती है। लेकिन जो यहाँ पे अस्थायी जो यहाँ पे इसकी जो कठोरता है, इसको किस विधि द्वारा, तो इसको यहाँ पे परम्यूटेड विधि द्वारा यहाँ पे समाप्त किया जाता है। और यहाँ पे जो अस्थायी कठोरता है जल की, यह किस लवण के घुले रहने के कारण होता है, तो यह जो है किस लवण के घुले रहने के कारण, तो यह कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के सल्फेट लवण होने के कारण इसकी अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पर प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। दिया गया 19 नंबर, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की बजाय पूरब से पश्चिम की ओर घूमना प्रारंभ कर दे तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले आप जानिए कि जो यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जी है तथा पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, यह जो होता है इसमें उल्टा संबंध होता है। अगर जी का मान बढ़ता है तो जो पृथ्वी के घूर्णन गति जो है यह कम हो जाता है, और अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाती है तो जी का मान कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दिशा के इधर उधर होने से कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपरिवर्तित रहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर। दिया गया है कॉपीराइट अधिनियम 1957 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है। तो जो यहाँ पे कॉपीराइट जो अधिनियम है 1957, यह जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह प्रशासित होता है। और यहाँ पे किसी लेखक को या किसी कलाकार को जो यहाँ पे कॉपीराइट का जो अधिकार होता है, उसकी मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक उसके यहाँ पे कॉपीराइट का उसको अधिकार मिला होता है। यह भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि होलोग्राफी तकनीक की खोज किसके द्वारा किया गया है। तो जो होलोग्राफी तकनीक है, इसके जो खोजकर्ता है यहाँ डेनिस गोबर हैं, डेनिस गोबर। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 22 नंबर। तो जहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा इसमें गलत है। कोशिका भित्ति कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है, जो कि बिल्कुल सही है।
राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के सक्रिय स्थल हैं, जो कि ये भी सही है। लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, जो कि ये भी सही है। और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का जो कंकाल जो तंत्र है यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्योत जालिका को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 23 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिया गया है कि एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है और प्रोटॉन की संख्या भी 8 है, तो उस परमाणु पर आवेश क्या होगा। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है वो 8 है और प्रोटॉन की भी संख्या 8 है, तो इस प्रकार इसकी परमाणु संख्या भी 8 होगी। तो यहाँ पे जब उदासीन होता है आवेश, जहाँ पे परमाणु उदासीन होता है तभी उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होती है और प्रोटॉन की संख्या 8 होती है और उसका परमाणु संख्या भी 8 होता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक लेंस की क्षमता 2 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी होता है यह 1/, लेंस की जो यहाँ पे पावर होती है उसके रिवर्सिबल होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1/, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 0.5 मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो इसमें 100 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं 25 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो जो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न दिया गया है कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में 96% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो दूसरे स्थान पर किस गैस की बहुलता है। तो शुक्र ग्रह पर सबसे अधिक 96% यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो दूसरे स्थान पर जो है वहाँ पे सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 26 नंबर दिया गया प्रश्न की भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जो जनक है यह डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मकई और गन्ने के किण्वन से कौन सा जैव ईंधन बनाया जाता है। तो जो मकई और गन्ने के फर्मेंटेशन से जो है इथेनॉल का निर्माण होता है। और इथेनॉल का जो यहाँ पे रासायनिक सूत्र है C2H5OH होता है। और इसका जो यहाँ पे इसका जो साधारण यहाँ पे जो रासायनिक नाम होता है इथेनॉल का, यह होता है इथाइल एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रश्न देखते हैं 28 नंबर दिए गए प्रश्न की DNA निम्न में किसका अनुवांशिक पदार्थ है। जो DNA है किसका अनुवांशिक पदार्थ है। तो जो DNA होता है, जो यहाँ पे वायरस होते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे वायरस। तो वायरस जो होते हैं, प्लांट वायरस में RNA न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है और एनिमल वायरस में यहाँ पे DNA न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। और बैक्टीरियोफेज जो वायरस है इसमें केवल यह जो है केवल बैक्टीरिया पर आश्रित रहता है, इसलिए इसमें DNA न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। इस प्रकार जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो TMV है यह तंबाकू का यहाँ पे वायरस है, तो यह जो है प्लांट सेल है, तो इसमें क्या पाया जाएगा, तो इसमें RNA पाया जाएगा, RNA इसमें पाया जाएगा। और वहीं पे यहाँ पे जो बैक्टीरिया फेज है इसमें DNA पाया जाता है। यह जो है इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जहाँ पे बैक्टीरिया फेज है इसमें DNA न्यूक्लिक एसिड या अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ऑक्सीजन गैस के 0.7 मोल का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान होता है, एक यहाँ पे परमाणु का तो ये होता है 16। तो यहाँ पे 2 परमाणु है तो इसका हो जाएगा 16 दूनी 32। और यहाँ पे कितना ग्राम मोल है, तो यह है 7। इसमें 7 से 0.7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह जो आ जाएगा 22.4 ग्राम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22.4 ग्राम। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 30 नंबर दिया गया है कि यदि 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक तार से 5 एम्पीयर की धारा 30 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत ऊर्जा का खपत कितना होगा। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया गया है यह दिया गया है 2 ओम और यहाँ पे धारा दिया गया है 5 एम्पीयर और टाइम दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, तो विद्युत ऊर्जा W बराबर क्या होता है I² RT। इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I का मान धारा का मान है 5, तो 5 × 5 हो जाएगा।
और यहाँ पे आर का मान है 2 ओम, और यहाँ पे समय को हम लोग निकालेंगे मिनट में, इसको सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से इसमें गुना करेंगे तो यह हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा यहाँ पे 1800। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह जो आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 90,000 जूल हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90,000 जूल। आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर दिया गया है प्रश्न की रक्त प्लाज्मा में रुधिर को थक्का बनने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, तो यह क्या कहलाएगा, तो यह सीरम कहलाएगा, सीरम। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लराज के अलावे किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है। कौन सी जो धातु है यह अम्लराज यानी एक्वा रेजिया के अलावा किसी अन्य अम्ल में नहीं घुलती है, तो यह जो है सिर्फ अम्लराज में ही घुलता है, यह है यहाँ पे सोना, और एक है यहाँ पे प्लेटिनम। यहाँ पे ये दोनों धातुएं हैं, यह सिर्फ अम्लराज में यह घुलती है, बाकी किसी अम्ल में यह नहीं घुलती है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं 33 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन तरंगदैर्घ्य का मात्रक है, तो तरंगदैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है यह मीटर होता है, एसआई मात्रक, लेकिन यहाँ पे मीटर भी है, नैनोमीटर में भी इसको मापते हैं और एंगस्ट्रम में भी मापते हैं। इस प्रकार इसका हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्रोटोजोआ तथा जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीव अनुकूल परिस्थिति में किस प्रकार से प्रजनन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एक कोशिकीय जो यहाँ पे जीव होते हैं उनमें जो प्रजनन होता है वो 2 प्रकार से होता है। एक यहाँ पे जो होता है सम द्विविखंडन या द्विविखंडन, और एक होता है बहुविखंडन। तो जो यहाँ पे अनुकूल स्थिति है इसके अनुसार जो है उनमें सम द्विविखंडन होता है, लेकिन अगर वहीं प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो उनमें जो होता है यहाँ पे क्या होता है, तो बहुविखंडन होता है। उनमें जो होता है बहुविखंडन होता है प्रतिकूल स्थिति में, और अनुकूल स्थिति में द्विविखंडन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देखेंगे 35 नंबर। तो यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे 35 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी ताज़े तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है। तो किसी ताज़े तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देखते हैं 36 नंबर। हवा में कांच के स्लैब पर लंबवत आपतन के समय अपवर्तन कोण का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कांच एक बनाते हैं, कांच का स्लैब, और यहाँ पे लंबवत यहाँ पे हम लोग आपतित यहाँ पे आपतन यहाँ पे बनाते हैं लंबवत। तो जो भी किरण यहाँ पे लंबवत आती है वह अपवर्तन के बाद लंबवत ही निकल जाती है। तो इस प्रकार जो है इसमें जो बना एंगल होगा यह 0 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम प्रश्न देखते हैं 37 नंबर। जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा जाता है कि यह जो है ग्रंथि हार्मोन, थायराइड, एड्रिनल, वृषण और अंडाशय से हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और पीयूष ग्रंथि की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो यह हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। और यह जो दोनों है यह आपका कहाँ पाया जाता है, तो यह जो है आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 38 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। द्रव पदार्थ संपीड्य होते हैं, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। और गैस की संपीड्यता यहाँ पे कंप्रेस होता है यह बहुत अधिक होती है, जो कि ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो है इसका बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका हो जाएगा 1 और 3, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 यह जो है सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर। एम द्रव्यमान के किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊंचाई h तक ले जाने में पिंड द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ पे जो है यह h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य हो जाए यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो स्थितिज ऊर्जा का जो मान होता है यह mgh होता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला में प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। दिए गए प्रश्न की निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो यह कौन है, तो यह हो जाएगा इसका नीम और यहाँ पे तुलसी।
यहाँ पे तुलसी का जो पेड़ होता है ये भी जैविक कीटनाशक के रूप में यह उत्पादक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। दिए गए प्रश्न की कठोर इस्पात यानी हार्ड स्टील में होता है, तो हार्ड स्टील में जो यहाँ पे इस्पात है, जो इस्पात जो बना होता है यह किसका बना होता है, तो यह लोहा और कार्बन का बना होता है, लोहा और कार्बन का। तो जो इस्पात होता है इसमें जो होता है कार्बन का जो मात्रा होता है यह 0.1 से 0.4% कार्बन इसमें होता है। और जो यहाँ पे होता है यह सॉफ्ट, जो यहाँ पे सॉफ्ट स्टील होता है इसमें यह मान होता है। और जो यहाँ पे हार्ड स्टील है इसमें 0.5 से 1.5 कार्बन प्रतिशत होता है। इसी प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे है 42 नंबर। वाष्प की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो वाष्प की गुप्त ऊष्मा जो है यहाँ पे ऐसा यूनिट में बताना है, तो ऐसा यूनिट में 2260 × 10⁻³ जूल पर केजी होता है। वहीं हम इसमें CGS में बात करें तो CGS में कितना होगा, तो जो CGS पद्धति है इसमें इसका हो जाएगा वाष्प की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी पर ग्राम। ये जो हो जाएगा यहाँ पे गुप्त ऊष्मा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है 43 नंबर दिया गया प्रश्न है कि अंतःस्रावी ग्रंथि थाइमस का संबंध है। तो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है थाइमस, यह जो है लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी के निर्माण से संबंधित है, जिस पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे 44 नंबर। मानव शरीर में हाइड नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो मानव शरीर में हाइड नामक जो ग्रंथि है यह मुख गुहा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, और इसका जो आकार होता है यह यू आकार का यह होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे 45 नंबर। जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है, तो जो क्लोन है यह एक अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो जो क्लोन होते हैं यह किसी जीव और पौधे के कोशिकाओं को काटकर उससे लगातार वृद्धि करा के एक जीव उत्पन्न या पौधा उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है इसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे 46 नंबर। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है, तो यह जो होता है फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है 47 नंबर। दिया गया है पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है, तो किस भाग से कॉफ़ी की प्राप्ति होती है, तो यह बीजों से होती है। वहीं पे जो यहाँ पे किसका, तो यहाँ पे जो चाय पत्ती की जो प्राप्ति होती है वह पत्तियों से होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर पर एक वस्तु को देखा गया तो प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा। तो आवर्धन निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंस का जो आवर्धन होता है यह होता है यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यह जो फार्मूला जिसका हम लोग यूज करेंगे, और सबसे पहले दर्पण फार्मूला लेंस फार्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे। तो जो यहाँ पे उत्तर लेंस की जो फोकस दूरी है यह धनात्मक होती है, लेकिन जो लेंस से जो वस्तु की दूरी है यह यहाँ पे ऋणात्मक होती है। जो यहाँ पे लेंस फार्मूला होता है 1/f बराबर क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u होता है। और यहाँ पे जो वस्तु के जो दूरी है हम लोग इसको निगेटिव में लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/v हमको निकालना है, तो यह हो जाएगा 1/f प्लस हो जाएगा 1/u। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे मान, तो 1/10 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में लेंगे तो -1/15। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/30। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की जो यहाँ पे दूरी है यह 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो 30 बट्टे यहाँ पे हो जाएगा वस्तु की दूरी 15, तो भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 2। यानी जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है यह 2 गुना बनेगा। तो इस प्रकार जो है इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 49 नंबर। तो जो यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग जूम आउट करते हैं तो और यहाँ पे हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न है 49 नंबर कि निम्नलिखित विकल्पों में दिए गए कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन इसमें जो है यहाँ पे गलत दिया गया है, गलत का यहाँ पे चयन करना है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। तराशा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण तेज चमकते हैं, ये भी सही है।
प्रकाश के परावर्तन के कारण पानी में पड़ा सिक्का थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। तो यह जो है परावर्तन के कारण नहीं होता है, यह जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन, यह जो होता है अपवर्तन के कारण होता है। तो यही इसमें गलत है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश और समुद्र का रंग जो है यहाँ पे नीला दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं और इस सेट का हम अंतिम प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा एक वास्तविक मछली है। कौन जो है इसमें एक वास्तविक मछली है। तो यह जो है डॉग फिश जो है यह एक वास्तविक मछली है। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 प्रश्नों को यहाँ पे देखा और इसका डिस्कशन किया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।